हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज के दिन 11 मई को भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जा रहा है एंड आज के दिन का आजाद भारत की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। साल 1998 में 11 मई के दिन ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और देश के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी के अंडर भारत ने पोखरण में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। इसलिए इस दिन को भारत की सरकार ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के लिए डेडिकेट कर दिया। बढ़ते आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। दरअसल चाइना ने जो भारत के लिए एम्बेसडर अपॉइंट किए थे वो पिछले कल भारत पहुंच गए हैं। शू फीहोंग इससे पहले चाइना के विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पद के ऊपर थे, जो कि विदेश मंत्री के बाद विदेश मंत्रालय में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। ये दर्शाता है कि चाइना ने एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और हाई प्रोफाइल सीनियर डिप्लोमेट को भारत भेजा है। चाइना ने 18 महीनों के बाद भारत में अपना कोई एम्बेसडर अपॉइंट किया है और शू फीहोंग भारत में आकर यहाँ पर सबसे पहले कई सारे टॉप मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना आज की डेट में भारत के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं बल्कि रिश्तों को बेहतर करना चाहता है। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को लेकर। दरअसल पिछले कल उन्होंने कनाडा को लेकर फिर से एक स्टेटमेंट दी है। पिछले काफी समय से कनाडा में खालिस्तान की डिमांड को लेकर कई सारी रैलीज होती हैं, जिसमें सिख फॉर जस्टिस के लोग एक अलग देश खालिस्तान की मांग करते हैं। इसके ऊपर जब भारत की सरकार कनाडा से सवाल करती है तो सामने से जवाब आता है कि वो अपने देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर उनके देश में सभी लोगों को अपने व्यूज, अपने विचार रखने की आजादी है। इसी के ऊपर जयशंकर सर ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप अपने देश में फ्रीडम ऑफ सेपरेटिज्म को सपोर्ट करेंगे, अलगाववाद को सपोर्ट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप डिप्लोमेट्स को धमकी देने की फ्रीडम को सपोर्ट करेंगे। आप ऐसे लोगों को पॉलिटिकल स्पेस देंगे जो वायलेंस यानी कि हिंसा को बढ़ावा देते हो। जयशंकर सर ने कहा कि एक रूल बेस्ड सोसाइटी में आप लोगों को अपने देश में लेने से पहले बैकग्राउंड चेक्स करते हैं। ऐसे कैसे होता है कि कनाडा आज की डेट में संदिग्ध लोगों को अपने देश में ले रहा है? ये दर्शाता है कि आपके देश के रूल ऑफ लॉ से ज्यादा जरूरी आपके लिए आपका वोट बैंक है। आज की तीसरी अपडेट आ रही है खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल 23 अप्रैल को NIA ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया था और वो तब से ही असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में है। खबर आ रही है कि पिछले कल अमृतपाल सिंह ने डिब्रूगढ़ जेल से ही लोकसभा इलेक्शंस के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा इलेक्शंस लड़ रहा है, जहां पर वोटिंग होगी 1 जून को, जो कि लास्ट फेस होगा। अमृतपाल सिंह तो खैर जेल में बंद है, लेकिन उसकी तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया उसके वकील और कुछ रिश्तेदारों ने। वैसे अच्छा है कि अमृतपाल सिंह लोकसभा इलेक्शंस में खुद ही खड़ा हो रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पंजाब के कितने सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अमृतपाल सिंह को सपोर्ट करना यानी खालिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट करना। खडूर साहिब सीट से आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। अकाली दल और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना कैंडिडेट फिलहाल अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अमृतपाल सिंह की माताजी का कहना है कि उनका बेटा किसी भी पार्टी से टिकट नहीं लेगा और वो इंडिपेंडेंट होकर ये चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीता था। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत के एक्सपोर्ट्स को लेकर। आपने नोटिस किया होगा कि भारत अब धीरे धीरे चाइना की तरह एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। मोदी सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। इसी को लेकर एक डेटा सामने आया है, जिससे पता चलता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी साल 2023 से 24 में भारत ने दुनिया के 115 देशों को एक्सपोर्ट्स किए थे। साल 2023 से 24 में इन 115 देशों को भारत ने $778.2 बिलियन के टोटल एक्सपोर्ट किए हैं। वहीं पर अगर उससे पहले साल 2022 से 23 की बात करें तो भारत ने उस साल $776.4 बिलियन के टोटल एक्सपोर्ट किए थे। यानी एक साल में भारत के एक्सपोर्ट्स में मात्र $1.8 बिलियन की वृद्धि हुई है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले UN सिक्योरिटी काउंसिल में फलस्तीन को यूनाइटेड नेशंस का फुल मेंबर बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसको अमेरिका ने वीटो कर दिया था। अब उस वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि हम इस समय UN सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर तो हैं ही नहीं। लेकिन उस प्रस्ताव के गिरने के बाद भारत ने स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि फलस्तीन को फुल मेंबर बनाना चाहिए। मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि अगर UN जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव आता है तो भारत फलस्तीन को फुल मेंबर बनाने के पक्ष में वोट करेगा। एंड पिछले कल वही हुआ जो मैंने उस वीडियो में बोला था। दरअसल पिछले कल UN जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें फलस्तीन को स्पेशल स्टेटस देने का प्रावधान था। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक अब फलस्तीन के पास ऑलमोस्ट वो सारे अधिकार आ गए हैं जो एक फुल मेंबर के पास होते हैं। फलस्तीन का रिप्रेजेंटेटिव अब UN के सदस्य देशों के बीच बैठ पाएगा, स्टेटमेंट जारी कर पाएगा, प्रपोजल्स और अमेंडमेंट सबमिट कर पाएंगे। उनको बाकी देशों के साथ मिलकर को स्पॉन्सर भी कर पाएंगे।
इसके अलावा फलस्तीन का रिप्रेजेंटेटिव अब यूनाइटेड नेशंस में दूसरे देशों को रिप्लाई भी दे पाएगा, एक्सप्लेनेशन दे पाएगा, और इसके साथ ही फलस्तीन को अब कई सारे अधिकार मिल गए हैं। हालांकि ये अभी भी एक तरह से आधी मेंबरशिप है और इसको हाफ मेंबरशिप बोला जा सकता है। फुल मेंबर फलस्तीन यूनाइटेड नेशंस में अभी इसलिए नहीं बना है क्योंकि फलस्तीन अभी भी यूनाइटेड नेशंस में पेश होने वाले किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर वोट नहीं कर पाएगा। वोट करने का अधिकार अभी फलस्तीन के पास नहीं आया है। इसके अलावा अभी फलस्तीन क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का फुल मेंबर ही नहीं है, इस वजह से अभी फलस्तीन यूएन की बाकी बॉडीज जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल, इस तरह की जो बाकी की तमाम यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग बॉडीज है, उन सब में मेंबर बनने के लिए अभी फलस्तीन अप्लाई नहीं कर सकता है। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से फलस्तीन को फुल मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हो जाएगा, उसके बाद ही फलस्तीन ये वोटिंग का अधिकार हासिल कर पाएगा और फलस्तीन भी बाकी देशों की तरह फुल मेंबर बन जाएगा। फलस्तीन को स्पेशल स्टेटस देने के लिए यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव लाया गया था, इसके ऊपर यूएन जनरल असेंबली में प्रॉपर वोटिंग हुई, जिसमें ये पास हो गया है और पास भी बहुत ही बड़े मार्जिन से हुआ है। इसलिए फलस्तीन को स्पेशल स्टेटस देते हुए ये कई सारे अधिकार दिए हैं। वोटिंग में 193 में से 143 देशों ने फलस्तीन को फुल मेंबर बनाने के पक्ष में वोट किया, यानी 143 कंट्रीज ने कहा कि हाँ फलस्तीन को स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, जबकि 9 देशों ने फलस्तीन के अगेंस्ट वोट किया और कहा कि फलस्तीन को फुल मेंबर बनने का कोई भी अधिकार नहीं है और ना ही फलस्तीन को कोई स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए। वहीं पर 25 देश ऐसे थे जिन्होंने एब्सटेन किया, यानी वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसका मतलब है कि इन 25 देशों ने कहा कि हम न इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करेंगे, ना ही इसके खिलाफ। हम अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको वोट करें, इसलिए हम एब्सटेन करेंगे। पीछे बचे 193 में से 16 देश। तो पिछले कल यूएन जनरल असेंबली में उनकी तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर प्रेजेंट नहीं था, यानी कि ये 16 देश पूरी तरह से एब्सेंट थे। भारत की बात करें तो भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया और भारत भी 143 कंट्रीज में शामिल था जिन्होंने ये माना कि हाँ फलस्तीन को स्पेशल स्टेटस मिलना ही चाहिए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को फलस्तीन को फुल मेंबर बनाने के बारे में दोबारा से विचार करना चाहिए। यानी भारत की सरकार ने इजराइल के खिलाफ जाकर फलस्तीन के पक्ष में लड़ाई लड़ी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने सही वोट किया, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 6 अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल भारत और पाकिस्तान ने जो करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत की है, उसके तहत करतारपुर साहिब जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से पाकिस्तान की सरकार $20 चार्ज करती है, तकरीबन 1600 रुपीज। इसी चीज को लेकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने पिछले कल कहा है कि ये जो $20 की फीस पाकिस्तान आज की डेट में चार्ज करता है, इसके लिए भारत सरकार बिल्कुल भी राजी नहीं थी और हम आज भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये $20 की फीस भारत के श्रद्धालुओं से ना चार्ज करे। इसके ऊपर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। वैसे आज की डेट में जो पाकिस्तान के अंदर आर्थिक स्थिति चल रही है, उसको देखकर तो लगता है कि कहीं पाकिस्तान ये $20 की फीस और भी ना बढ़ा दे। कम करना तो दूर की बात है। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और जर्मनी को लेकर। दरअसल जर्मनी में भारत के स्टूडेंट्स की संख्या पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रही है और इस बार जर्मनी में भारत के स्टूडेंट्स ने चाइना के स्टूडेंट्स को क्रॉस करके टॉप स्थान हासिल कर लिया है। साल 2023 के डेटा के मुताबिक पिछले साल 2023 में जर्मनी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भारत से ही आए थे। डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा 42,578 स्टूडेंट्स भारत से ही गए थे और सेकंड नंबर के ऊपर 39,137 स्टूडेंट्स चाइना से थे। वहीं पर अगर इसको 4-5 साल पहले के साथ कंपेयर करें तो साल 2018-19 में मात्र 20,000 स्टूडेंट्स भारत से जर्मनी जाया करते थे, यानी 5 साल के अंदर ही भारत से जर्मनी जाने वाले स्टूडेंट्स डबल हो गए हैं और अब जर्मनी भी भारत के स्टूडेंट्स के लिए काफी लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन रहा है। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत में वेजिटेरियंस को लेकर, यानी शुद्ध शाकाहारी संख्या वाले टॉप 5 राज्यों को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन पिक्सल्स का एक मैप भी है। डेटा के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस है राजस्थान में। राजस्थान की 75% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। सेकंड नंबर के ऊपर हरियाणा के 70% लोग आज की डेट में वेजिटेरियंस हैं। थर्ड नंबर के ऊपर पंजाब के 67% लोग वेजिटेरियंस हैं। वहीं पर 4th नंबर के ऊपर गुजरात के 61%, जबकि 5th नंबर के ऊपर हिमाचल प्रदेश के 53% लोग आज की डेट में वेजिटेरियंस हैं। आज की 9th अपडेट आ रही है इजराइल और हमास युद्ध को लेकर। दरअसल गाजा पट्टी के ऊपर रफा नाम की एक जगह है और इजराइल ने अभी तक इस जगह के ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया था, इसलिए वॉर स्टार्ट होने के बाद लाखों लोग शरण लेने के लिए यहाँ पर चले आए थे। लेकिन जैसे ही इजराइल ने राफा के ऊपर स्ट्राइक्स की तैयारी की, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने धमकी देते हुए कह दिया कि अगर इजराइल डिफेंस फोर्सेस राफा सिटी के ऊपर हमला करेंगी तो अमेरिका इजराइल को हथियारों की सप्लाई पूरी तरह से रोक देगा। अमेरिका को लगा था कि इजराइल अमेरिका की इस धमकी से डर जाएगा और उनके सामने घुटने टेक देगा। लेकिन पिछले कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को संबोधित करते हुए एक स्टेटमेंट जारी की और कहा कि वो हमास को जड़ से खत्म करने के लिए राफा सिटी के ऊपर भी हमला करेंगे, फिर चाहे अमेरिका उनको हथियार दे या फिर ना दे।
राफा सिटी के ऊपर हमला करने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार LSE मौजूद है। बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट जैसे ही खत्म हुई, वहीं पर दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने राफा सिटी के ऊपर धावा बोल दिया और अपने हमले स्टार्ट कर दिए और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन देखते रह गए। वाकई में हिम्मत हो तो इजराइल जैसी, वरना ना हो। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। आज 11 मई है और पिछले कल थी 10 मई। मालदीव्स की नई सरकार ने भारत को 10 मई की डेडलाइन देकर कहा था कि 10 मई तक भारत की सरकार अपने सभी सैनिकों को मालदीव से वापस ले जाए। एंड अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने ये डेडलाइन फॉलो करते हुए पिछले कल 10 मई से पहले मालदीव से अपने सभी सैनिकों को भारत वापस बुला दिया है। मालदीव्स में भारत के 90 सैनिक स्टेशन थे और अब सबके सब भारत वापस आ गए हैं और अब भारत की सरकार ने इनकी जगह वहां पर सिविलियन एम्प्लॉयज को भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।